अब एक बात समझना, एरोमेटाइजेशन अगर करना है कुछ भी पढ़ने से पहले, तो एक बात तय है, एरोमेटिक कंपाउंड बना के तैयार कर देंगे। तो हम यहां पर लेंगे एल्केन। क्या लेंगे? एल्केन। अब ये बताओ, क्या तुमने सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड जो अपने आप ही एरोमेटिक हो जाता है डबल बॉन्ड के घूमने से, क्या रेजोनेंस में पढ़ रखा है कि बेंजीन होता है? तो अगर बेंजीन बनाना है तो कितने कार्बन कम से कम होने चाहिए? 6 कार्बन। यानी कि आपको एल्केन मिनिमम कितने कार्बन का चाहिए होगा? 6 कार्बन का। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि मिनिमम कार्बन बेटा कितने होने चाहिए? 6। तो मैं बोलूंगा मिनिमम कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 6 या 6 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, तब तो आप ये काम कर पाएंगे। यहां पर किसकी प्रेजेंस में ये होता है? आपको लिखकर आएगा Cr2O3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड, साथ में होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। टेम्परेचर की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर पर होगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन आपको निकालने पड़ेंगे, और वो लगभग 400 से 600 डिग्री सेल्सियस। बना लीजिए सर, और ये याद रखिएगा, जब भी कोई एल्केन दिया हो 6 कार्बन या उससे ज्यादा हो, साथ में आपको लिखा हो एज अ कैटेलिस्ट Cr2O3 Al2O3 एट हाई टेम्परेचर, मतलब आपको क्या कराना है? एरोमेटाइजेशन। मोटा मोटी बात, आपको उठा के बेंजीन बना देना है। अब बेंजीन बनाने का बड़ा सिंपल तरीका, पहला काम तो आपको यह करना पड़ेगा कि आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस नॉर्मल एल्केन को 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये हमारा छठा कार्बन, 6 कार्बन का एल्केन ले रहे हैं। इस एल्केन के ये हाइड्रोजन्स हैं, क्या CH3 होता है ना, तो टर्मिनल कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा? हाइड्रोजन हटेगा, तो अगर H2 हटेगा तो एक एक कैच हटा के दोनों टर्मिनल को जोड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम यहां पर ये 2H हटा रहे। जैसे ही ये 2H हटेंगे, बीच में आपको दर्शन होंगे साइक्लोहेक्सेन के। अब इसके बाद एक एक करके फिर हाइड्रोजन हटाते चले जाओगे, यानी H2। तो कितनी बार और हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा? लगभग 3 बार। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने क्या आएगा? बेंजीन। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि अगर आपने नॉर्मल हेक्सेन लिया है और आपको यहां पर लिखा हुआ है Cr2O3 Al2O3 कैटेलिस्ट, टेम्परेचर 400 से 600 डिग्री सेल्सियस, तो बड़ी बेसिक कहानी है कि आपको उनको जोड़कर एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना है, और कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन। बना लो भैया। तो वो एक एक करके 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक स्टेप में बताया है कि इस तरीके से ये हो रहा होगा। होता तो फाइनली इससे यही बना होगा। ऐसे लिखोगे तो बीच में 3 बार और लिखना पड़ेगा तुमको। अब एक छोटी सी बात ये बता दो, मेन है आपको कैटेलिस्ट याद होना चाहिए। एक छोटी सी बात ये बता दीजिए कि क्या यहां हाइड्रोजन हट रहा है? हाइड्रोजन के जुड़ने को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजन के हटने को क्या बोलते होंगे? डीहाइड्रोजिनेशन। यानी एरोमेटाइजेशन जो है वो एक कैसा प्रोसेस है? डीहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है। तो कल को अगर कहीं थ्योरेटिकली लिखा होगा तो हम बोल सकते हैं कि एरोमेटाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन। कुल मिलाकर याद रखना है, क्योंकि अपने को एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो हमेशा आपको 6 कार्बन का ही एरोमेटिक नजर आना चाहिए, क्योंकि बेंजीन होता है। अब सर फंसाने के लिए अगर उसने लिखा कि नॉर्मल हेप्टेन है, नॉर्मल हेप्टेन अगर है तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 7।
अब 7 कार्बन का एक ओपन चेन एल्केन आपको दिया गया है और यहां लिख दिया गया Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, टेम्परेचर 400 से 600 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है कि एरोमेटाइजेशन कराने के बारे में बात कर रहा है। अब ये नहीं है कि रट्टा मारे हो कि 7 है तो 7 को जोड़ देंगे ना, बनाना एरोमेटिक ही है। तो अगर एरोमेटिक बनाना है तो यह बात तय है कि चेन कितने की बनेगी, 6 की, यानी एक कार्बन को छोड़कर काम करना पड़ेगा। तो जिस एक कार्बन को तुम छोड़ दोगे क्या वो एल्किल की तरीके नजर आएगा? तो बेंजीन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, CH3, यानी आपका फाइनल प्रोडक्ट अब क्या होगा, टॉल्वीन। बेंजीन दिख रहा है यानी एरोमेटिक कंपाउंड बना है। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखना है कि हर हालत में कहां तक पहुंचना है, एरोमेटिक कंपाउंड, यानी 6 कार्बन का ही एरोमेटिक बनाना है। अब अगर कल को वो यहां पे ये कह दे, सुन लो, अगर वो यहां पर ये कह देता है कि हमने 8 कार्बन ले लिए, तो ले लो 8 कार्बन। 8 कार्बन में भी आप 6 कार्बन का बेंजीन बनाएंगे और 2 कार्बन को एज अ पुछल्ला या एज अ टेल हटा देंगे, तो वो क्या एथिल बेंजीन मिल जाएगा वहां पर? बोलो भैया। तो एरोमेटाइजेशन याद रखना है, जब भी 6 कार्बन या 7 कार्बन का एल्केन आपको दिया हो, Cr2O3 Al2O3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर लिखा हो, टेम्परेचर रटने की जरूरत नहीं, तुरंत दिमाग में होना चाहिए हमको 6 कार्बन का बेंजीन बना देना है। 7 कार्बन दोगे तो एक कार्बन को एज अ एल्किल की तरीके लगा देंगे। क्लियर है मामला? रिएक्शन नंबर 4, पाइरोलिसिस। हटाएं। रिएक्शन नंबर 4, पाइरोलिसिस। इसी को कहेंगे क्रैकिंग। ये हम लोग एल्केन की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं सर, है ना? तो अब मुझे बताइएगा कि पाइरोलिसिस या क्रैकिंग का मतलब होता है बॉन्ड को टेम्परेचर की प्रेजेंस में तोड़ना। अपने पास एल्केन में कितने प्रकार के बॉन्ड मौजूद हैं? 2 प्रकार के, एक कार्बन कार्बन के बीच में और दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो अगर हमें बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम CC बॉन्ड तोड़ सकते हैं या CH। क्यों तोड़ पा रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो हाई टेम्परेचर पर एल्केन जो है वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। कैसे टूटता होगा? मान लीजिए मैंने आपके सामने एथेन लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बनाइए रिएक्शन और यहां लिखिएगा हाई टेम्परेचर है तो 600 से 800 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट बात, एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, यानी अब्सेंस ऑफ एयर। क्यों? अगर एयर होगा तो ऑक्सीडेशन होने लगेगा, इसलिए हम एयर की प्रेजेंस नहीं रख रहे कि केवल और केवल हम बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। अब कहानी सुनना जरा, कुछ काम दिमाग से भी होते हैं। आप ब्रेक तो कर सकते हो CC बॉन्ड, लेकिन जो चीज बनाओगे वो एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए। तो अगर आपने कहीं एक CC को ब्रेक किया तो CH3 तो रेडिकल है, वो कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो यहां पर CC बॉन्ड ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन टेम्परेचर की प्रेजेंस में हम क्या ब्रेक करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन नहीं ब्रेक हो सकता है, बट हम यहां उसको करके कुछ बनाने की स्थिति में नहीं है। तो अगर आपने CH बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या ये इन दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी? तो आपको मिल जाएगा एल्कीन और साथ में हाइड्रोजन। और यहां लिख लीजिएगा कि हाई टेम्परेचर पर हम लोग एल्केन में CC बॉन्ड और CH बॉन्ड दोनों ब्रेक कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं 2 एग्जांपल कराऊंगा, दोनों से क्लियर हो जाएगा मामला। दूसरी कहानी, अगर यही सेम चीज हमें प्रोपेन के लिए दी हुई है, छह सौ से 800 डिग्री सेल्सियस,
सारी राम कहानी वही है, अब्सेंस ऑफ एयर। अब यार अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि बॉन्ड आपके सामने बनाकर दिखा दूं, कहानी समझना जरा। पहला काम, अगर मैं CH बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है अगल बगल वाले को ही ब्रेक करूंगा। तो अगर मैंने CH बॉन्ड ब्रेक किए तो मैं ये 2H हटा रहा हूं, तो अगर ये बॉन्ड हटेगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो भैया, साथ में हाइड्रोजन तो निकलना ही है, वो तो बाद में लिख ही लेंगे। दूसरी कहानी सर ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हम इसको इसी तरीके से ब्रेक करें। हम यहां पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम साथ में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं, CC बॉन्ड भी ब्रेक करते हैं। तो लिखिएगा, इन केस ऑफ प्रोपेन मिक्सचर आर या मिक्सचर आर ऑब्टेन्ड, इन केस ऑफ प्रोपेन ऑन पायरोलिसिस मिक्सचर आर फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही बने। अब कहानी सुनना दूसरी वाली, इसी के साथ अगर और प्रोडक्ट बनाना है यानी कि और ब्रेक करना है, तो अब इधर देखो, क्या मैं ये बॉन्ड भी ब्रेक करूंगा? बोलो बेटा। अब अगर केवल CC बॉन्ड ब्रेक किया तो ये बात तो तय है कि दोनों रेडिकल बच जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, CC बॉन्ड भी ब्रेक करेंगे और एक CH बॉन्ड भी ब्रेक करेंगे, क्योंकि वैलेंसी को पूरा रखना है। तो ये H इसको अगर मिलेगा तो यहां से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा मीथेन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि पॉसिबल प्रोडक्ट हमने यहां बनाए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पर हमको क्या मिलेगा सर, मिक्सचर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पायरोलिसिस करा रहे हैं तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए तो आप समझ सकते हैं 3 के बाद का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज और बढ़ती जाएंगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो 3 वाले में ये ध्यान रखना है। अच्छा, रट्टा नहीं मार लेना है क्या कि ये रट्टा मार लिया केवल कि यार वो CC बॉन्ड ब्रेक कर दें, CH ब्रेक कर दें। सब कुछ ब्रेक करने के बाद भी क्या आपको कार्बन एटम की कोवेलेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी कि बिना 4 बॉन्ड बनाए काम बनने वाला नहीं है। टेम्परेचर हाई है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी CC और कितना भी CH बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। प्रोपेन वाला याद रखिएगा, ये ज्यादातर पूछा जाता है। चलें सर, अगली कहानी, रिएक्शन नंबर 5 ऑक्सीडेशन। ये हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ रखा है, उतार लिया था ना पीछे वाला सब। अगला है ऑक्सीडेशन। सर अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो बड़ी सिंपल कहानी है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है रट्टा मार लीजिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन, अगर आप इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, ऑक्सीजन अगर आपने दिया तो जाहिर सी बात है जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो क्या बना देंगे आपको, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन वाटर में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि कंबशन, यानी फुल कंबशन हुआ है यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। तो जरा बताइएगा, जो एल्केन्स हैं वो क्या CN H2N +2 होते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या हमको CO2 और वाटर मिलेगा। CO2 और वाटर अगर मिला तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कार्बन N है। अच्छा एक बात समझिए, क्या एल्केन जो है ये हमारे पास होगा ना कि हम कितना लेके जला रहे हैं, ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में भरी हुई है, तो यानी ये तो एक्सेस में और ये लिमिटेड है, तो जो लिमिटेड है वही खत्म होगा। तो कितने कार्बन है N, तो कितने CO2 बनेंगे N, कितने हाइड्रोजन है 2N+2, यानी कि जब वाटर बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, तो इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे N+1। बनाओ भाई। और यहां से अगर आप ऑक्सीजन देखें तो टोटल ऑक्सीजन आपके पास है 2N और यहां से आएगा N+1,
यानी 3n+1 ऑक्सीजन एटम, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? उसके आधे, यानी कि O2 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 3n+1 होल बाई 2 बना लीजिए। जल्दी से बैलेंस करके बताइए जरा। मीथेन का ऑक्सीडेशन कराइए, इथेन का ऑक्सीडेशन कराइए, ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन कराइए। और रिएक्शन बैलेंस करके बताइए फटाफट। ये तो तय है कि CO2 वाटर बनेगा, लेकिन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या रहेगा वो आपको बताना है। क्या सर? इधर देखिए, CH4 है। क्या CH4 में आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन से N की वैल्यू निकल आती है, यानी क्या आप इसे देखकर बोल सकते हैं N बराबर 1 है? यहां बेटा N बराबर 2 है, यहां N बराबर 3 है। तीनों के तीनों एल्केन है, यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का 3n+1/4 होगा। तो n बराबर जब 1 रखेंगे तो 4 और 3 और 1 4/2 यानी 2 आएगा। n बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 + 1 यानी 7/2 आएगा। n बराबर 4 रखेंगे, वो सॉरी यहां 4 है, एक बढ़ा दिया है ना हम लोगों ने, प्रोपेन गायब कर दिया है। n बराबर 4 रखेंगे तो आएगा 12 + 1 यानी 13/2। तो ये ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट याद होना चाहिए। बाकी अपने को पता है CH4, या तो उसी से याद रखो। अगर बात करें तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी 2 वाटर बनेंगे। कार्बन 2 है तो 2 CO2, हाइड्रोजन 6 है तो 3 वाटर, क्योंकि हर एक वाटर में 2 डबल लग जाता है हाइड्रोजन। कार्बन 4 है तो 4 CO2, हाइड्रोजन 10 है तो 5 वाटर। क्लियर है मामला? तो ये तो एल्केन का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल कंबशन रिएक्शन क्या है, ये मोल कंसेप्ट में पढ़ाई गई है आपको। जनरल कंबशन रिएक्शन अगर आपको ध्यान आए तो जनरल कंबशन रिएक्शन थी कि हमने यहां पर CXHY कोई हाइड्रोकार्बन माना था। बोलो बेटा, केमिस्ट्री है ही नहीं, मैथमेटिक्स चल रहा है, ये गुणा भाग कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्सेस में जलाया तो जितना कार्बन है वो CO2 में और जितना हाइड्रोजन है वो सब वाटर में फॉर्म हो गया था, बदल गया था। कार्बन के X एटम थे तो CO2 में जो कार्बन है वो कितने टाइम्स बनेगा? X टाइम्स। हाइड्रोजन के Y एटम थे तो दो दो हाइड्रोजन लग रहे हैं, यानी वाटर कितना बनेगा? Y/2। बोलो भैया, ये करना नहीं है, ये याद होना चाहिए। मैंने आपको याद कराया था कि O2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट याद रखना X + Y/4। अगर ये याद रखोगे तो ये रटने नहीं पड़ेंगे तुमको। इसमें एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, तीनों के लिए काम करेगा। क्लियर है मामला? जैसे इधर देखो, एक प्रूफ कर लेते हैं। मीथेन है, क्या मीथेन में x बराबर 1 और y बराबर 4 है? उठा के रख दीजिए, x बराबर 1, y बराबर 4, तो 1 + 4/4 यानी 2 आएगा। क्लियर है? तो ये रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो बता सकते हैं। बना लीजिए, एक सवाल करते हैं, देखते हैं कितना याद है आपको।
और याद रखिएगा जो ये ऑक्सीडेशन है, ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं सर। एक छोटी सी बात, एयर में कितने परसेंट होता है ऑक्सीजन? 21%। कितना है सर? 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर कभी रिएक्शन एयर के साथ कराई जाएगी तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर आपने 100 लीटर एयर लिया है तो काम का हमारे लिए कितना है? 21 लीटर, क्योंकि रिएक्शन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन, एयर नहीं दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सब सवाल हम लोगों ने वहां किए हुए थे, बस याद हम आपको दिला दे रहे हैं कि हाँ आपने काम किया हुआ है। चलिए एक सवाल कर दीजिए, हमको भरोसा हो जाए कि आपको आता है। लिखिएगा, इफ 10 लीटर मिक्सचर ऑफ if 10 liter mixture of methane and propane required 44 liter oxygen for combustion then calculate the used volume of मीथेन एंड प्रोपेन। करिए, देखें क्या करते हैं आप। फोर्टी 44 लीटर ऑक्सीजन है, 10 लीटर मिक्सचर है। अच्छा, एक बात कंफर्म है, जब भी हम अपनी ये रिएक्शन लिखते हैं, जितनी पीछे हमने बैलेंस फॉर्म में लिखी है, इधर देखिए, इसमें हमारे पास जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में हम किन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं? तो ये हमें पता है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कोरिलेट अगर करना है हमको, तो हम यहां पर सबसे बढ़िया है बाय मोल करते हैं, बाय वॉल्यूम कर सकते हैं, बाय पार्शियल प्रेशर कर सकते हैं, बाय कंसंट्रेशन कर सकते हैं। कुल मिलाकर कोई भी चीज अगर हमारे सामने है तो हम उसे उसी रिस्पेक्ट में कोरिलेट कर लेंगे। बस हमें यह ध्यान रखना है कि हम क्या कोरिलेट नहीं करते। बाय वेट हम कभी भी कोरिलेट नहीं करते, ये ध्यान रखना है, बस खत्म। 2 और 8 आएगा, मीथेन 2 लीटर और प्रोपेन 8 लीटर। ठीक है सर। एक्चुअली में वो क्या पूछ रहा है पता है? जब उसने 10 लीटर आपको दे दिया है मिक्सचर, ऑक्सीजन के बारे में तो बताया नहीं है, यानी ये बात तय है कि जब तक दोनों खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक रिएक्शन रुकने वाली नहीं है सर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमसे सवाल में घुमा के पूछ रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन इन मिक्सचर। क्लियर है बात? तो नीचे सवाल के लिखिएगा, amount of oxygen with respect to
अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में एल्केन आर इन एक्सेस or we consider total hydrocarbon are combust, यानी सबका सब जल जाएगा। ठीक बात, आ जाओ, अब आसानी से हो जाएगा। जिन्होंने किया होगा उन्होंने ऐसे बनाया होगा कि ये मीथेन है और ये आपका प्रोपेन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, क्या मीथेन के मैंने मान लिए कितने लीटर है, x लीटर, तो अपने आप ही प्रोपेन कितना हो गया, 10 - x लीटर। क्या बेटा यहां ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया है तो रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। तो अभी आपने पीछे किया था मीथेन 2 टाइम्स O2 गिव्स 2 टाइम्स CO2 प्लस 2 टाइम्स वाटर। अच्छा, एक बहुत सिंपल कहानी, जब CO2 और वाटर के बारे में कोई बात नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस करके अपनी जान लड़ाने की जरूरत नहीं है। सारी लड़ाई ऑक्सीजन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर है। तो मैं यहां पर भी केवल क्या लिख दूंगा, CO2 और वाटर। बट मुझे यहां पता होना चाहिए कि O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा। तो अभी आपने जो पढ़ा है 3n + 1/4 या x + y/4, तो उससे अगर आप n बराबर 3 रखते हैं यहां पर, तो मेरे हिसाब से 10/4 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है। अच्छा, 3n + 1/2 आया था, हाँ ठीक है, 3n + 1/2 है, तो इसका मतलब है कि O2 का क्या आएगा, 5 आएगा। अब एक बात बताओ, अगर इसका 1 लीटर लगेगा तो O2 कितना लगेगा, 2 लीटर। तो अगर ये x लीटर लगा है तो O2 कितना लगा होगा, 2x लीटर। कंफर्म हो, यहां पर जितना प्रोपेन लगेगा उसका 5 गुना O2 लगेगा। तो क्या मैं 5 टाइम्स 10 - x लिख सकता हूं। O2 जितना दिया है हम मानकर चल रहे हैं कि रिक्वायर्ड है, यानी पूरा ही खत्म हो गया होगा। तो इसका मतलब है 2x + 5 टाइम्स 10 - x इज इक्वल टू 44। यहां से अगर आप एक पाएंगे जो इस काम में आपकी मदद करेंगे। क्या हुआ, बंद हो गया था क्या, इसको बंद कर दो डब्बा, पता है बेकार है ये, खून खोलता है बस और कुछ नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट इसी के बारे में बातचीत हो रही है। चार एरो बनाइए, बनाओ मेरे लाल, पीले हरे नीले बनाओ। कैटलिस्ट याद रखेंगे तो काम बनता रहेगा, कैटलिस्ट भूल जाएंगे कहानी खत्म है। पहला है, अगर हमने जिंक लिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो वो एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। अगर हमने जिंक लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, यानी मीडियम अभी भी एसिड रखा, तो भी एल्किल हैलाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तीसरा है, अगर हमने जिंक लिया और इन्होंने जर्नलाइज कर दिया है कि H+ लिख दिया, यानी कोई भी एसिडिक मीडियम हो, तो जिंक एसिडिक मीडियम में एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्केन में। चौथा है, अगर आपने जिंक लिया साथ में कॉपर लिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम यानी ETOH, इसमें स्टार बना लीजिए, ज्यादातर यही वाला आपके सामने पड़ेगा, ये भी एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में।
अगली कहानी, अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया LiAlH4, तो वो भी एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। अगर आपने इसी का एक दोस्त है, बल्कि जगह थोड़ी कम रखें यार, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वो भी एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में। अगर आपने PH3SNH ट्राइफेनिल स्टेनिक हाइड्राइड लिया, तो वो भी एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में। और सर एक स्पेशल केस है कि अगर आपने HI लिया, क्या लिया? HI, ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में लिया जाएगा? ओनली इन केस ऑफ RI, यानी एल्किल आयोडाइड। अगर एल्किल आयोडाइड है तो आप HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी वो उसे किस में उठा के ले जाएगा? एल्केन। इन सारी रिएक्शंस को हम एक बार में लपेट सकते हैं। पहले तुम उतार लो, फिर देखो अभी इनका हम कैसे पोस्टमार्टम करते हैं। सारी मैकेनिज्म एक ही बार में लपेट देंगे। छापे, चलो हमको बताओ, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो पहला काम रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म में बताओ। LiAlH4 ले लो, NaBH4 ले लो, PH3SNH ले लो, और HI भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बस उसका प्रेम किसके साथ है? RI के साथ है, तो एल्किल आयोडाइड ले लो। जिंक के केस में अगर आप एसिडिक मीडियम यानी H+ की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या 100% वो रिड्यूस हो जाएगा? तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये काम हो जाता है। जिंक को अगर कॉपर के साथ ले ले इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल यानी अल्कोहलिक मीडियम में, तो भी ये काम हो जाता है। अब ये कहानी है क्या? यहां तक तो क्लियर है सब? बोलो यार। अब तुम हमको सिर्फ इतना बताओ, ये तो तुम्हारा याद करने वाला पोर्शन होगा, छाप लो पहले, आधा दिमाग तुम्हारा उसी में लगा होगा। लाओ इधर बता दे यार, कौन सा वहां ऑनलाइन में कोई सीख ही ले रहा है, बड़ा पैसा दिया नहीं है तो क्या मतलब है सिखाने का? उधर इधर हो। हाँ और क्या, देखना भी पैसे वाली चीज है, बेहतरीन चीज है दोस्त। RX है, बात समझना, एल्किल हैलाइड है। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या बनाना है इससे? तुम्हें RH बनाना है सर। अब एक बेसिक कहानी हमको सिर्फ इतनी बताना, क्या ये X माइनस यहां से निकल जाए, यही चाहते हो, और H आके जुड़ जाए? बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर ये काम यहां होना है तो इसको निकलने के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? क्योंकि इस पर चार्ज क्या है? इस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब ये बताओ, अगर तुम इससे इसको निकाल दोगे तो इसको कुछ व्यवस्था भी तो दोगे कि नहीं कोई बात नहीं, उसको हटा दो, हम हैं तुम्हारे पास। तो इसका मतलब तुम कहोगे सर, जिसको अंग्रेजी भाषा में लोग कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे। क्या कराएंगे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। समझना। अब ये न्यूक्लियोफाइल, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? ₹100 इनाम देंगे अगर बता दोगे तो। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? ₹100 दूंगा, पूरी क्लास बता देगी तो पूरी क्लास को दे दूंगा। सोच लो, समझ लो आराम से। अच्छा ये बताओ, इधर ये सब बताया हुआ है, क्या ये बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या देता है? अबे न्यूक्लियोफाइल क्या देता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि नहीं होता है? तो OH माइनस किसी के पास जाके अपना माइनस वाला चार्ज देता है, अमोनिया अपना लोन पेयर देता है। तो ये जो चीज दे रहे वो चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में
प्योर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर पहली चीज इनको क्या दे दो, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, बवाल खत्म। इलेक्ट्रॉन से बड़ा कोई न्यूक्लियोफाइल पैदा नहीं हुआ आज तक। दूसरी कहानी इधर देखो, अब हम बात करेंगे अगर ये नहीं दे पा रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करने के लिए क्या निकालते हैं? H माइनस। अब सुनिएगा, जितने भी तुम्हारे पास उधर रिएजेंट लिखे हैं जिंक वाले, इन सब में तुमने क्या लिखा है? यहां से लेकर यहां तक वालों में तुमने क्या लिखा है? जिंक। जिंक क्या करेगा? क्या ये बताओ, जिंक इनके साथ मीडियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा? तो वो बनाने के लिए जिंक को किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा? Zn+2 में। तो ये अपने पास से क्या निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसके ऊपर अटैक कर देंगे, कहानी खत्म। दूसरी कहानी, ये सब लोग मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये सारे लोग क्या प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं? H माइनस। बोलो भैया, तो अगर H माइनस ये दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर या तो 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक करा दो या H माइनस का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इससे आप कर सकते हैं। दूसरी कहानी सर क्या है, आपसे कहा गया कि अगर आप HI ले लेंगे तो एल्केन कैसे बन जाएगा? 7 रिएक्शन तो इसी में लपेट गई हैं। HI कैसे बना दोगे इसको? अरे यहां भी RI है वहां भी HI है तो कैसे बनेगा? ये आपके लिए सवाल है, ये सोच के आइएगा, हवाबाजी में निकाल नहीं देना है इसको। क्लियर बात? 2 बजे क्लास रखें काइनेटिक्स के लिए, आओगे कि नहीं आओगे ये बताओ पहले। कितने लोग आओगे? हाथ उठाओ पहले। बाकी लोग ऑनलाइन पढ़ोगे है? अच्छा, इसी की क्लास रख दें आगे? एक दिन में 2 क्लास नहीं ले पाओगे तो चलो कोई नहीं, आज नहीं लेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हमने यहां पर
एक एल्केन लिया, RCH3 करके बाहर निकाला है, यानी कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन उसको दिखा रहे हैं। अब हम इसका ऑक्सीडेशन 3 डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। कैटलिस्ट याद रखने, पहला है कॉपर की प्रेजेंस में करा दिया, दूसरा है मॉलिबेडेनम ऑक्साइड यानी MO2O3 की प्रेजेंस में करा दिया, तीसरा है मैग्नीज एसीटेट जिसको मैं CH3COO का होल ट्वाइस Ml लिख रहा हूं। तीनों कैटलिस्ट लिखो, कॉपर की प्रेजेंस में, मॉलिबेडेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में और मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट याद रखने क्या क्या बनाकर आपको देंगे। अगर आपने कॉपर की प्रेजेंस में कराया, जिनको टेम्परेचर रटने का शौक हो वो रट सकते, 300 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है। एल्केन से आपको मिलेगा एल्कोहल, क्या मिलेगा सर? एल्कोहल। एल्केन से आपको डायरेक्ट मिलेगा एल्डिहाइड, एल्केन से आपको डायरेक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आप बोल सकते हैं एल्कोहल बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है या एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपने कैटलिस्ट कैसा लिया है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी। बार बार हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। जनरली इज्जत से वो कार्बन आराम से ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसके पास हाइड्रोजन होता है, यानी जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा उसका ऑक्सीडेशन अगर आप कराएंगे तो वो विग्रस ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में जाएगा, यानी आपको वहां पे कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारा टेम्परेचर, दुनिया भर की कहानी करनी पड़ेगी। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्सीडेशन आराम से किया जा सकता है। नीचे लिख लीजिए नोट करके या कॉपी में कहीं ऊपर, दोज कार्बन हैविंग हाइड्रोजन, दोज कार्बन हैविंग हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड easily, ऑक्सीडाइज्ड easily। क्लियर है मामला? इसीलिए हमने चालाकी से यहां पर 1 डिग्री एल्किल लिया हुआ है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो आराम से हम ऑक्सीडाइज करके सारे प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। क्लियर है मामला? अगला है सर, हटाया जाए। अगला एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम लोग यूज करेंगे जनरली 3 डिग्री एल्किल वाले कार्बन को, यानी 3 डिग्री कार्बन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो लिखिएगा ऑक्सीडेशन बाय तीसरा, तो जाहिर सी बात है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाएंगे, तो ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 या K2Cr2O7, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। ये दोनों लोग आपको बार बार परेशान करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन से पढ़ते आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। दिमाग में बैठा लीजिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, केवल और केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है। एल्कलाइन और बेसिक, वो एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में ये काम नहीं करता। दूसरा KMnO4 जो है पोटेशियम पर मैग्नेट है, पिंक कलर का होता है और ये याद रखिएगा ये हमेशा एल्कलाइन में भी, न्यूट्रल में भी
और एसिडिक मीडियम, तीनों में काम करता था, तीनों में इसका वैलेंसी फैक्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर है मामला? तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि जो चीज बार बार लिख कर आएगी उसमें परेशान नहीं होना है। जैसे अगर हमारे पास KMnO4 लिख कर आया तो एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 या न्यूट्रल KMnO4 तो ठीक है, चलेगा। लेकिन K2Cr2O7 के लिए क्या लिखा होना चाहिए? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है मामला? तो नीचे लिख लीजिए, KMnO4 act as a oxidizing agent in all medium. KMnO4 act as a oxidizing agent in all medium. But K2Cr2O7 oxidizing agent ओनली इन एसिडिक मीडियम, इसीलिए बार बार एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिखकर आएगा। क्लियर है बात? आइए सर, जब इतने भारी भरकम लोगों को तुमने बुलाया है तो किसी विशेष काम के लिए बुलाया होगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात बड़ी समझने वाली है। मन में बार बार ये बात आएगी कि क्या सर ये 1 डिग्री को नहीं कर देगा? कर देगा सर, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग वाला है तो जाहिर सी बात है कि ये 3 डिग्री एल्किल के लिए आया है। इसके लिए आया है 3 डिग्री एल्किल। आपने अभी पीछे बोला है जितना ज्यादा कार्बन के पास H होता है उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। तो इसका मतलब अगर H नहीं होता होगा तो क्या करेगा? तो बोले उसके लिए अगर हम बात करें तो ये सुटेबल है कि आप यहां पर KMnO4 ले लो या K2Cr2O7 ले लो, और ये लोग इससे H को हटाते हैं और इसे ऑक्सीडाइज करते हैं। इसमें सर 3 डिग्री एल्कोहल बना लीजिए। अच्छा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? नहीं। अब उसका उसी कार्बन की बात करो जिस पे एक बात हो, और इसे तो 50 चीजें होंगी। बोलो सर। तो इसका मतलब यह कि उस कार्बन के पास अब H नहीं बचा, यानी अब हम उसका ऑक्सीडेशन नहीं करा पाए। क्लियर है मामला? बगल में लिख लीजिएगा, स्पेशली यूज्ड टू ऑक्सीडाइज, स्पेशली यूज्ड टू ऑक्सीडाइज 3 डिग्री CH बॉन्ड containing alkanes, 3 डिग्री CH bond containing alkanes। एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, देखिए सुनिएगा। अगर आप क्लास आए हैं तो जितना आप पढ़ रहे हैं इसी को मैं आपको लास्ट के 5 मिनट में पूछूंगा और आपको बताना भी है। नहीं समझे तुम? जैसे इनऑर्गेनिक पढ़े तो वैसे ही तुमको ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा, वरना तुम लिखते रहोगे और कोई फायदा नहीं है। तो मेन बात तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। क्लियर है मामला? तो इतना कहानी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में पढ़ा है। एक बार ऑक्सीडेशन फटाफट देख जाओ, केवल ऑक्सीडेशन जहां कंबशन से लिखे थे, जल्दी से देखो 1 मिनट के अंदर। बस हो गया, एक नजर मारना है उसमें। चले, इधर आओ, हमारी तरफ देखो। याद आए तो ठीक, ना याद आए तो रियलाइज हो कि नहीं याद हुआ। पहला, अगर हमें कंबशन कराना है, कंबशन कराना है इसका मतलब है कि हम जितना भी हमारे पास एल्केन है उसमें सारे कार्बन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? CO2 में। सारे हाइड्रोजन को वाटर में। एल्केन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो 3n+1/2। नहीं बोल पाओगे, हम बोल देंगे, हमारा डिवीजन हो जाएगा, तुम बैठे रह जाओगे। समझे या नहीं समझे?
अगली कहानी, अगर हाइड्रोकार्बन होता तो CXHY मान के काम करते। अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसका ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो X + Y/4। असलियत में हम याद कौन सा रखेंगे, X + Y/4, तीनों में काम आ जाएगा। अगली कहानी सर, अगर हम ये कंबशन करा रहे हैं तो ये कंबशन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कर रहा है तो अगर हमें ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं दिया है तो क्या हम उसे एक्सेस में मान लेंगे, यानी हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट तब कौन होगा, हाइड्रोकार्बन, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो। अगर लेकिन उसने ऑक्सीजन दिया हुआ है और लिखा है कंप्लीट कंबशन, तो क्या हम ये मानेंगे हमारा सारा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम ऑक्सीजन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट करते समय हम किन किन चीजों को, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके रिस्पेक्ट में कोरिलेट कर सकते हैं, बाय मोल कर सकते हैं, बाय वॉल्यूम कर सकते हैं, बाय पार्शियल प्रेशर कर सकते हैं, बाय मॉलिक्यूल कर सकते हैं। कहोगे सर सीधे बोलो कि बाय वेट नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। अरे बोलो भैया। अगली कहानी, पार्शियल कंबशन कराना है, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब CO2 नहीं बनाना है, तो तुमने कहा मीथेन लिया, ऑक्सीजन के साथ कराया, तो क्या क्या बन सकता है, कार्बन ब्लैक और कार्बन मोनो ऑक्साइड। तीसरा, अगर हम कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट ले लें तो क्या हम उस कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज करा के अपना मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं, बोले हां। बस हम जो लेंगे वो ऐसा एल्केन लेंगे जो ऑक्सीडाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी हम कौन सा वाला लेंगे, 1 डिग्री, क्योंकि कार्बन के पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी। जिन कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता उनको आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, मतलब उनके लिए हमको खूब टेम्परेचर कुछ नई कहानी करनी पड़ेगी। ना तो नहीं बोल सकते, ना बोल देंगे ना तो फिर पता है फिर हमारे बार बार एक्सेप्शन बोलना पड़ेगा, तो हम उस चक्कर में जाएंगे ही नहीं। अब सर 3 कैटलिस्ट हैं, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है ना। पहला, अगर मुझे एल्केन से 1 डिग्री एल्केन है और मेरा मन है कि मैं डायरेक्ट एसिड बना दूं, CH3CO का होल ट्वाइस Mn बोल रहे हो क्या, मैग्नीज एसीटेट बोल रहे हो क्या, ठीक बात। एक छोटी सी बात ये बताना, अभी मतलब आगे ऐड कर देंगे, अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो मॉलिबेडनम ऑक्साइड MO2O3, वहां याद आया तो बना, नहीं तो काम खत्म है। तीसरा, अगर अल्कोहल खेलना है तो क्या कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसा चाहे वैसा अल्कोहल बनाया जा सकता है। अगर हमें 3 डिग्री CH बॉन्ड को स्पेशली ऑक्सीडाइज करना है तो स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या ले सकते हैं, K2Cr2O7 या KMnO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस मीडियम में काम करता है, एसिडिक। KMnO4 किस मीडियम में काम करता है, तीनों में। क्लियर है मामला। अब हम बात कर रहे हैं जनरल ऑक्सीडेशन की, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई है क्या तुम्हारी, नहीं ये क्यों बेटा, यस सर, साले तुझसे कौन पूछ रहा है, तबीयत गड़बड़ है क्या, तो फिर क्या हो गया, ऐसे ही नौटंकी कर रही हो, कोई बात नहीं था। हाँ भाई यही मतलब है, और क्या है। आइए सर, पहली चीज, अगर मेरे पास एल्केन है, सिर्फ देखना छापना नहीं, और मैंने इसका कराया ऑक्सीडेशन, तो मेरे पास एल्कोहल की संभावना बनती है। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होके नहीं कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी आ जाएगा और इसमें कीटोन भी आ जाएगा, तो दोनों को लपेट लेंगे एक साथ। इसके बाद क्या एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी बातें हम तुमको बताएंगे सर, अगर आपने उनको अक्षरशा याद कर लिया तो सवाल आपका बन जाएगा और आपको दिक्कत ही नहीं होगी। जो आप दाएं बाएं 50 किताबों में ढूंढेंगे वो मुंह जवानी मैं आपको याद भी करा दूंगा। एक बात तय है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या COOH ग्रुप है। अगर तुमने वहां तक ले गए तो ठीक, और अगर तुमने और पुश किया तो कार्बन का अंत यानी राम नाम सत्य केवल एक ही चीज से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, CO2 और
वाटर में। रुके रहिएगा। अब यार यहां मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने एल्केन लिया, इधर देखो RCH3, बात समझिएगा। तो जब मैंने ये एल्केन लिया तो ये एल्केन जब कन्वर्ट होगा तो ये एल्केन मुझे कन्वर्ट होके क्या क्या दे देगा, RCH2, बल्कि मैं अब ना लिखकर एल्कोहल की डिग्री अगर लिख दूं तो काम बन जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल रिस्पेक्टिवली। मतलब ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से वाले CH बॉन्ड को ले रहे हैं। अच्छा, अगर 1 डिग्री वाले को लेंगे तो 1 डिग्री मिलेगा, अगर इसके अंदर के 2 डिग्री वाले कार्बन को पकड़ेंगे तो 2 डिग्री मिलेगा, 3 डिग्री वाले कार्बन को पकड़ेंगे तो 3 डिग्री मिलेगा। ये बात क्लियर है सर? यानी कि 4 डिग्री एल्कोहल तो नहीं मिलेगा ना। तो इसका मतलब है एल्केन का ऑक्सीडेशन कराने पर 3 चीजें पॉसिबल हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। अब सर क्या 1 डिग्री एल्कोहल CH2OH होता है? इतना तय है कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास हमें मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलता है बेटा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है कीटोन। क्या बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल के पास CH बॉन्ड नहीं है, यानी उसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं। क्लियर बात? अगली कहानी, क्या एल्डिहाइड में भी CHO ग्रुप है, यानी C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड H, अभी भी H मौजूद है, यानी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराने पर क्या मिलता है? एसिड। लेकिन कीटोन C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, यानी कोई हाइड्रोजन नहीं, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली पॉसिबल नहीं। क्लियर है मामला? बना लीजिए, सुनिए तो। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है, राइट टू लेफ्ट आते हैं तो रिडक्शन रिडक्शन है, यानी कि सेम प्रोसेस किसमें फॉलो होता है? रिडक्शन। ये कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन 1000 रिएक्शन की सिंगल कंसेप्ट है ये। पूरा बना लो बढ़िया से। अच्छा, एल्केन पे डिपेंड करेगा कि हमारा एल्केन में हम कौन से वाले CH बॉन्ड को लेकर उसे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यहां पे, है ना। 1 डिग्री ले रहे हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री लिया तो 2 डिग्री, 3 डिग्री लिया तो 3 डिग्री एल्कोहल। अब सुनना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या पढ़ेंगे सुनना। K2Cr2O7 और KMNO4 कैसे आदमी है? कैसे है मार्केट में? नाम इनका क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बदमाश है, यानी कि अगर इनके सामने आदमी लाओगे तो ये उसको उठा के फेंकेंगे बिल्कुल अंत तक, यानी घाट तक छोड़ के आएंगे। अगर अब जैसे रिएक्शन पढ़े, KMNO4 और K2Cr2O7 ऑन रिएक्शन विथ प्राइमरी एल्कोहल एसिड, ऑन रिएक्शन विथ सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन, क्योंकि आगे जा नहीं रहे, 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। क्लियर है मामला? अगर मान लो कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बीच में ले जाके छोड़ देता हो, मतलब वो कह रहा है सुनो भैया, एल्डिहाइड पे हम उतार देंगे, हम इसके आगे नहीं ले जा पाएंगे, दिस इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन। लेकिन अब हम केमिस्ट्री में बोलेंगे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे ही सर कुछ होंगे जिन्हें बोलेंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या कहेंगे कि देख भाई, हम तुम्हें एसिड से एल्डिहाइड पहुंचाए दे रहे हैं, हम तुमको कीटोन से अल्कोहल पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई है ऐसा है जिसने एसिड से उठा के सीधे कहां फेंक दिया? अल्कोहल में, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग है तो पूरा यहां से वहां, और अगर वीक है तो बीच के किसी रास्ते पे छोड़ेंगे। तो जितना भी तुम रिएक्शन पढ़ोगे, ये ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा पार्ट है सर, सारी रिएक्शन यहीं पे बार बार आके दम तोड़ देंगे। क्लियर है मामला? तो प्रॉपर इसको बढ़िया से चार्ट को देख लीजिए एक बार, कौन किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है, उसका उल्टा है रिड्यूस करता है।
इसको एक चीज से और बढ़िया से प्रूफ कर देंगे, मौका है तो फिर दस्तूर जाना नहीं चाहिए। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल मतलब आर CH2 OH, यही है। एल्डिहाइड मतलब आर CHO, एसिड मतलब आर COOH, यही होगा। यहां आते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब है आर CHOH, अब तो लिख ही चुके हो तो इसके ऊपर लिख सकते हैं आर, यही होगा। कीटोन का मतलब आर C डबल बॉन्ड O R। 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब तीनों तरफ एल्किल लगा होगा और OH होगा। क्लियर है मामला? इधर आओ जरा। एल्केन से जब एल्कोहल बनाया तो क्या किया ना, ऐसे नहीं बताना है, अब हम बताएं। हमको यह बताना कि ऑक्सीजन जोड़े हो, ऑक्सीजन हटाए हो कि हाइड्रोजन हटाए हो। तो यहां पे दो बातें की गई हैं, ऑक्सीजन जोड़ा गया है कि हाइड्रोजन हटाया गया है। दोनों कैसे कर दोगे? हम जो पूछ रहे हैं इस पे कहानी हो जाएगी तुम्हारी। क्या ये एल्केन है? एल्केन में C और H के बीच में ऑक्सीजन को घुसेड़ दिया गया है जबरदस्ती, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है? अगली कहानी सर, अब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते समय क्या किया गया है? हाइड्रोजन यानी H2 हटाया गया है। उसके बाद एल्डिहाइड से एसिड बनाते समय क्या किया गया है? ऑक्सीजन को जोड़ा गया है। तो एक बात तो तय है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। पढ़ के आए हैं या नहीं? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन अगर जुड़ता हुआ दिखे तो भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन हटता हुआ दिखे तो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है मामला? ये दोनों प्रोसेस क्या अल्टरनेट प्रोसेस होते हैं सर? अगर ये अल्टरनेट है, इसीलिए किसकी जरूरत पड़ती है? हाइड्रोजन की। बहुत लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन हटाने के लिए चाहिए होता है ना, ऑक्सीजन अगर जोड़ेंगे C और H के बीच में तभी तो पोलैरिटी क्रिएट होगा, या हाइड्रोजन हटाएंगे तो पोलैरिटी क्रिएट होगा। तो हाइड्रोजन दोनों कामों के लिए जरूरी होता है। अगर यहां H नहीं होगा तो ऑक्सीजन किसके बीच में आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में आके वो ईथर बनाएगा। ईथर में उतनी पोलैरिटी नहीं होती जितनी C सिंगल बॉन्ड O में होती है, वो C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H में होती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। क्लियर है मामला? तो ये प्रोसेस बार बार चलेगा, इसको अपने दिमाग में आपको रखना है। चलिए अगला हेडिंग डालिए। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है जो हमारे पास एल्केन है वो क्या क्या रिएक्ट कर सकता है, यानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ रहे हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पूछना है कुछ? पूछना तो तुम्हें कुछ है ही नहीं, यही तो चक्कर है। पूरा लिखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वरना बाद में भूल जाओगे कि GMP क्या है। ठीक है सर, पहला रिएक्शन लिखिए, रिडक्शन विद HI ऑब्लिक रेड फॉस्फोरस। HI ऑब्लिक विद रेड फॉस्फोरस। ठीक बात, कॉपी में सिंगल लाइन लिखिए, HI ऑब्लिक रेड फॉस्फोरस reduces HI ऑब्लिक रेड फॉस्फोरस reduces एल्कोहल। एल्कोहल कितना बढ़िया आदमी अभी पता चलेगा। ऑब्लिक ये सब हमने लिखवाया नहीं है, उसमें लिख लो। लिखा है तुमने? हाँ तब ठीक है। एल्कोहल ऑब्लिक एल्डिहाइड, नहीं नहीं ऑब्लिक क्यों लिखोगे? एल्कोहल, हाँ ठीक है, ऑब्लिक एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन ऑब्लिक एसिड
इंटू एल्केन रिड्यूसेस या कन्वर्ट्स इनटू एल्केन। किस में ले जाएगा? एल्कोहल लेके आओगे एल्केन बनाएगा, यानी CHOH बॉन्ड को, एल्केन मतलब CH2 बॉन्ड होता है। अरे बोलो चाचा, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो अगर आप एल्कोहल लाए, चाहे किसी भी डिग्री का लाओ, एल्केन में जाएगा। एल्डिहाइड लाओगे एल्केन में जाएगा, कीटोन लाओगे एल्केन में जाएगा, और एसिड लाओगे तो भी एल्केन में जाएगा। क्लियर है मामला? तो चलिए अब हम लोग पन्ना काला कर लेते हैं। बस हो गया, यही रिएक्शन है, और क्या? और क्या देख रहे हो भाई? अब इसमें और हम क्या करते हैं? RCH2OH है, HI के साथ कराया, रेड फॉस्फोरस यहां लिया, तो जो एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में, यानी OH ग्रुप किस में जाएगा? CH3 में। बाकी का जो हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे वो बनाएगा वाटर, और जो I है वो बनाएगा I2। अब कहानी सुनना, आयोडीन, समझिएगा, जैसे ही आयोडीन बनेगा, आयोडीन की कहानी होती है रिएक्शन को रिड्यूस करके वापस पीछे ले जाने के लिए, यानी कि आपकी रिएक्शन होने नहीं देगा। तो आपको एक आदमी ऐसा रखना पड़ेगा जो आयोडीन निकले और निकलते ही उसको उठा ले, और उसके लिए कौन काम है? रेड फॉस्फोरस। इसका काम क्या होता है? आयोडीन को पकड़ना। अब रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, उसके मूड के ऊपर है, PI3 बना सकता है, PI5 बना सकता है, यानी कि आयोडीन को हटाना बड़ा जरूरी है। दूसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, ली चैटलियर भाई साहब भी कहते हैं कि प्रोडक्ट में अगर किसी को गायब करने लगोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी? फॉरवर्ड। तो तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा, बना लीजिए सर। अगला, एल्डिहाइड कह रहे थे तुम कि अगर एल्डिहाइड लेकर आओगे HI के साथ, तो यहां पर भी क्या बनेगा? एल्केन, वाटर, और साथ में आयोडीन। अगर कीटोन लेकर आओगे HI के साथ रिएक्शन कराई रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो बनेगा RCH2 R प्लस वाटर प्लस आयोडीन। अगर एसिड लेकर आए RCOOH, HI के साथ कराया रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो RCH3 प्लस वाटर प्लस आयोडीन। तीनों ही चारों केसेस में जो आयोडीन निकल रहा है उसे कौन अपने साथ ले जाएगा? रेड फॉस्फोरस। यानी रेड फॉस्फोरस आयोडीन को रिमूव करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि हम सब ने पढ़ रखा है फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आयोडीन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो प्रोडक्ट बनाए वो वापस पहुंच जाएगा वापस रिएक्टेंट में। क्लियर है मामला? अब सर इनको बैलेंस कर दो। आता है पेपर में ना, ऑर्गेनिक में आ जाता है। जब बैलेंस करोगे तो 2 HI, 4 4 और यहां 6 लगेंगे। देखो हो गया सर। अब एक काम और करते चलना, क्योंकि जो नया टाइप में ये बड़ा बार बार पूछा जाता है। ये बताओ, प्रोडक्ट हमने रट लिया, क्या ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमने जो रिएक्टेंट लिया है और जो प्रोडक्ट बना है उसमें जाते समय कार्बन की संख्या में कोई चेंज नहीं आया है? अरे बोलो ना यार। तो कॉपी में बिल्कुल ऊपर टॉप पे लिख लीजिएगा कि टोटल कार्बन इन प्रोडक्ट रिमेन्स सेम।
पूछ लेगा ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बन की संख्या घट रही है या बढ़ रही है। बढ़ने वाले तो कम रहे, कब रिएक्शंस है, घटने वाली बहुत सारी। तो कांस्टेंट वालों को ध्यान रखना है। तो ये भाई साहब थे आपके HI रेड फास्फोरस। इनका काम एल्कोहल ले आओ, एल्डिहाइड ले आओ, कीटोन ले आओ, एसिड ले आओ, जो ले आओ उठाकर कहां फेंक देंगे, एल्केन में, यानी कि CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है मामला। नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, यूज ऑफ रेड फास्फोरस टू रिमूव्ड ऑब्टेन्ड HI, ऑब्टेन्ड I2, used of red phosphorus to remove obtained I2, जो I2 बना है उसे वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। बिकॉज ऑफ I2 is a strong reducing agent, because I2 is a strong reducing agent, जिससे कि वो हमारे प्रोडक्ट को वापस रिड्यूस ना करे। ठीक है ना। अगला सर, तो अभी हम रिडक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं, हटाया जाए। दूसरा है सर क्लीवेंशन रिडक्शन। इन्हीं के एक भैया हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन, दोनों एक साथ पढ़ेंगे साहब। इन दोनों का काम होता है कार्बोनिल ग्रुप को, यानी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी आपके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इन्हें उठाकर CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। यानी स्पेसिफिक रिएजेंट है, किसमें कन्वर्ट करेगा, CH2 में। एल्केन इसलिए नहीं बोलूंगा कि अगर उसके साथ कोई और भी चीज है तो ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये लोग कौन है, हम कैसे पहचानेंगे। अगर लिखा हुआ है ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो हम समझ जाएंगे कि हमें एल्डिहाइड कीटोन को CH2 में कन्वर्ट करना है, CO को, और क्लीवेंशन रिडक्शन आ गया है। दूसरा है हाइड्रोजीन, यानी N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों रिएजेंट की खासियत क्या है। जैसे तुम्हारे मन में होगा कि क्या जरूरत है, एक ही पढ़ लो। जब एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट कर ही रहा है CH2 में, तो ये दो दो पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि इन दोनों के काम करने का मीडियम तरीका अलग अलग है सर। तो इसका मतलब अगर कल को कोई ऐसी चीज आती है जिसे किसी मीडियम से दिक्कत है, तो वहां पर हम उसी हिसाब से काम कर लेंगे। पहले बनाओ तो फिर अब बताएं, और IIT का डायरेक्ट सवाल कराएं। अभी एक ही मिनट में काम हो जाएगा, और जो रटाएं उसको समझ लेना, बहुत अच्छे से रट ही लेना। ठीक सर। अगर एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप को हम ले रहे हैं, और इसे हमेशा खतरा होता है एसिडिक मीडियम से। किस मीडियम से खतरा होता है, एसिडिक मीडियम से। और एल्कोहल एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में, और एल्कीन में अगर ये कन्वर्ट होता है तो ये अपने अंदर से क्या निकालता है, वाटर। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल।
कैसे होता है, क्या बनता है, अभी इस पर ज्यादा जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लाइन आपको बताई है, एल्कोहल एसिडिक मीडियम में अपने आप को डिहाइड्रेट करके यानी कि OH ग्रुप और बगल वाले कार्बन से H निकालकर एल्कीन बना लेता है, यानी वाटर बाहर निकालता है, मतलब वो क्या होता है, डिहाइड्रेट। तो इसका मतलब अब पेपर में क्या आया, ये IIT का सवाल है। उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास ये भाई साहब हैं एक, और हमें इनसे बनाना है ये, यानी कि कौन से ग्रुप के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, OH के साथ, यही बताना चाह रहे हैं। अब उन्होंने वहां जब ऑप्शन दिए तो बाकी के 2 ऑप्शन तो दाएं बाएं ऐसे ही पकड़ा दिए, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शन में दोनों आदमी पकड़ा दिए। अब रटे बैठा था आदमी CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, तो हाँ भाई दोनों लोग कर सकते हैं। अब इन दोनों में कौन सा आदमी, हमें अल्कोहल अगर दिख गया तो नहीं लेना है, एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम से अल्कोहल को खतरा है सर। तो इसका मतलब हम यहां पर क्लीमेंशन की बजाय कौन सा प्रिफर करेंगे, वोल्फ किश्नर, यानी ये काम केवल और केवल कौन कर पाएगा, वोल्फ किश्नर। और सुन लो, अब अगर किसी ने कहा कि नहीं मानेंगे तो बोले मत मानो, फिर ZnHg कंसंट्रेटेड HCl यानी क्लीमेंशन लेके ही आए, तो बोले ले आओ फिर। बोले अब क्या होगा, बोले जो CO ग्रुप है ये तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अब ये जो OH है ये भी बचा नहीं रहेगा, यानी ये क्या बना देगा, एल्कीन। एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड, अब कहीं भी तुम्हारा जहां मन करे वहां लगा लो, यानी ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है मामला। तो जब सवाल आता है तो उसमें कुछ ये सब बातें ध्यान रखोगे तो जिंदगी बढ़िया से गुजर जाएगी। कैसे होता है, क्या होता है, ये अलग टास्क है। पहले तो ये ध्यान रखें कि कौन सा काम नहीं करना है। तो जब भी, अब मैं प्रयास क्या कर रहा हूं, मैं धीरे से एक एक दो कैटलिस्ट मिला के सवाल करा रहा हूं, जिसमें तुमको ये अंदाजा लग जाए कि हाँ भैया हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन करता क्या है। एसिडिक मीडियम में अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाता है और एल्कीन बना लेता है। जो वुल्फ किश्नर या क्लीमेंशन रिडक्शन है, ये केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही काम करते हैं और CO को CH2 में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी, इनका मीडियम है। अगर वो मीडियम अल्कोहल के सामने एसिडिक दिख गया तो अल्कोहल तुरंत ही अपने आप को क्या कर लेगा, डिहाइड्रेट भी कर लेगा। और हमको सवाल में बोला गया है कि डिहाइड्रेट नहीं कराना है। क्लियर है मामला। तो ये बात ध्यान रखनी है। चले भाई। अच्छा, एक इसमें छोटी सी बात है, समझना जरा। अगर इस प्रोसेस के बीच में बात करें तो आपको एक बात याद रखनी है, ये है NH2 सिंगल बॉन्ड Z। क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड Z। कक्षा 12 में एल्डिहाइड कीटोन में पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसे कहा गया अमोनिया डेरिवेटिव। क्या कहा गया, और सालों तुम घूर घूर के मत देखो, तुम्हें शर्म आ जाएगी। मैंने तुमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया है, उसमें जब ऑक्सिम पढ़ाया था तो उसमें पढ़ा चुका हूं। बोलो, खैर तुम्हारा क्या ही होगा। अमोनिया डेरिवेटिव की कहानी यह है कि अगर उसके सामने कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, मतलब जब कार्बोनिल बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। बोले अगर कार्बोनिल कंपाउंड आता है तो ये अमोनिया डेरिवेटिव अपने दोनों H को
ऑक्सीजन के साथ एज अ वाटर निकालने में व्यस्त कर देता है। H2O हर बार निकल जाएगा। तो जैसे ही ये निकलेगा, यहां एक एडिटिव प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड Z। ये Z डिसाइड करेगा कि क्या लिए थे, क्या बनेगा। जैसे अगर मैं यहां पर H लेता यानी अमोनिया, मैं याद दिला दूं आपको, अगर मैं यहां अमोनिया लेता तो यहां NH आ जाता, तो मैं बोलता इमाइन का फॉर्मेशन हुआ है। क्या बनेगा? IMINE, इमाइन। दूसरा, अगर मैं यहां OH लेता तो यहां ऑक्सिम का फॉर्मेशन हो जाता। अगर मैं यहां पर हाइड्राजीन लेता तो रटा है आपने कक्षा 12 में कि हाइड्राजोन बनाता है, तो हाइड्राजोन बन जाता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी जब ये रिएक्शन होगी तो बीच में एज अ इंटरमीडिएट के रूप में क्या आपने N2H4 लिया है? अरे बोलो भैया, N2H4 का मतलब है क्या? अगर मैं यहां लिखूं तो NH2, सिंगल बॉन्ड NH2 है, तो ये दोनों H अगर इसके साथ निकल जाएंगे तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2। उसके बाद ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। तो कल को पूछ ले तो बना लो, क्योंकि तुम तो मासूम हो। तो बीच में अगर कल को पूछा जाए तो याद रखना है कि इंटरमीडिएट फॉर्म होता है यहां पे, और वो इंटरमीडिएट क्या है? हाइड्राजोन है। क्या बनेगा? हाइड्राजोन, क्योंकि इसका नाम है हाइड्राजीन। नाम लिख लीजिए, इसे कहते हैं हाइड्राजीन। बना हाइड्राजोन। पूछेगा नहीं, लेकिन मान लो अगर, तो कई बार होता है ना, वो ABCD करना करता है जब, तो मैं बता दूं फंसाने के लिए क्या होगा। मालूम क्या कर देगा? एक उसने एल्डिहाइड कीटोन लिया, ऐसे कर देगा, देख, जैसे तू बहुत पढ़ लिख के गए, तुम तो चीता हो, ये लिया साहब, और तुमने सब पढ़ रखा है, तो वो अपने पुराने सवाल के रिस्पेक्ट में अगर बात करेगा, तो मान लो अगर उसने ये लिखा और उसने कहा कि हमने इसका रिएक्शन सबसे पहले कराया N2H4 से, तो बना A, उसके बाद इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। अब साले जो तुमको पता है वो तो लिखे हैं दोनों। अरे बोलो ना यार, तुमको ये भी पता है कि OH का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि मीडियम बेसिक, यानी जो तुम्हें पता है अगर वो सब दे दिया जाए सवाल में, तो फिर सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। अब आपसे अगर ये बीच का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है तो आप समझ जाओगे कि अरे यार वो जो हाइड्राजीन होता है वो NH2Z की तरीके लिखो, तो यहां पर क्या होगा? वाटर निकलेगा, यानी आप कहोगे सर यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ ये होगा कि ये OH तो यही रहेगा, यहां डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और सुन लो, मजेदार बात, खत्म नहीं हुआ, अब ये तो पूरा ही लपेट लो। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है गुरु, तो क्या नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी अलग अलग, और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो इनकी भी दोनों वैलेंसी अलग अलग, पढ़ाया था सर। तो क्या इसका मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा? बना लो भाई, मतलब जो पढ़ा है वो स्टीरियो यूज किया जा सकता है यहां पे। अच्छा, अब ये कोई पागलपन हमें ना बताना कि सर यहां बेस होगा तो ये OH जो होगा उससे H+, हाँ निकल जाएगा बाद में फिर वापस आ जाएगा। बेस का मतलब ये होता है कि OH माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर तो होगा ही होगा ना।
अरे नींबू पानी पीते हो, बेसिक मीडियम है। बोलो यार, पानी में शक्कर और CO2 मिलाते हो, हम तो दोनों मीडियम तुम्हें मुंह जवानी बता सकते हैं। पानी में शक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हो तो क्या एसिडिक मीडियम यानी पेप्सी कोको कोला बन जाता है। लेकिन दोनों के लिए क्या दोनों के नेचर अलग अलग है, लेकिन क्या उनके पास मीडियम तो वाटर है ही है ना, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोलाइज तो हो ही जाएगा। तो वो परेशान नहीं होना है कि वो H+ निकल गया है, निकल भी जाएगा तो वापस मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अगला रिडक्शन है एल्किल हैलाइड से एल्केन का, बहुत जबरदस्त रिडक्शन है। हटाएं। 4th नंबर, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। यार, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। बहुत सिंपल कहानी है सर। यहां हमने लिया RX यानी एल्किल हैलाइड, और हम इसको कन्वर्ट करके X हटाना चाह रहे हैं यानी उसकी जगह H लगाना चाह रहे हैं, तभी हमारे सामने क्या आएगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। कॉपी के दोनों तरफ ये लिख लीजिए, बीच में बहुत सारे लोग आएंगे जो इस काम में आपकी मदद करेंगे। क्या हुआ, बंद हो गया था क्या? इसको बंद कर दो डब्बा, पता है बेकार है ये, खून खोलता है बस और कुछ नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट इसी के बारे में बातचीत हो रही है। चार एरो बनाइए, बनाओ मेरे लाल, पीले हरे नीले बनाओ। कैटलिस्ट याद रखेंगे तो काम बनता रहेगा, कैटलिस्ट भूल जाएंगे कहानी खत्म है। पहला है, अगर हमने जिंक लिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो वो एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। अगर हमने जिंक लिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड यानी मीडियम अभी भी एसिड रखा, तो भी एल्किल हैलाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तीसरा है, अगर हमने जिंक लिया और इन्होंने जर्नलाइज कर दिया है कि H+ लिख दिया, यानी कोई भी एसिडिक मीडियम हो तो जिंक एसिडिक मीडियम में एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्केन में। चौथा है, अगर आपने जिंक लिया साथ में कॉपर लिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम यानी ETOH, इसमें स्टार बना लीजिए, ज्यादातर यही वाला आपके सामने पड़ेगा, ये भी एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। अगली कहानी, अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया LiAlH4 तो वो भी एल्किल हैलाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। अगर आपने इसी का एक दोस्त है, बल्कि जगह थोड़ी कम रखें यार, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो वो भी एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में। अगर आपने PH3SNH ट्राइफेनिल स्टेनिक हाइड्राइड लिया तो वो भी एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में। और सर एक स्पेशल केस है कि अगर आपने HI लिया, क्या लिया, HI, ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में लिया जाएगा, ओनली इन केस ऑफ RI यानी एल्किल आयोडाइड। अगर एल्किल आयोडाइड है
तो आप HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी वो उसे किस में उठा के ले जाएगा, एल्केन। इन सारी रिएक्शंस को हम एक बार में लपेट सकते हैं। पहले तुम उतार लो, फिर देखो अभी इनका हम कैसे पोस्टमार्टम करते हैं। सारी मैकेनिज्म एक ही बार में लपेट देंगे। छापे, चलो हमको बताओ, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो पहला काम रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म में बताओ। LiAlH4 ले लो, NaBH4 ले लो, PH3SNH ले लो, और HI भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बस उसका प्रेम किसके साथ है, RI के साथ है, तो एल्किल आयोडाइड ले लो। जिंक के केस में अगर आप एसिडिक मीडियम यानी H+ की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या 100% वो रिड्यूस हो जाएगा? तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये काम हो जाता है। जिंक को अगर कॉपर के साथ ले ले इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल यानी अल्कोहलिक मीडियम में, तो भी ये काम हो जाता है। अब ये कहानी है क्या, यहां तक तो क्लियर है सब? बोलो यार। अब तुम हमको सिर्फ इतना बताओ, ये तो तुम्हारा याद करने वाला पोर्शन होगा, छाप लो पहले, ये आधा दिमाग तुम्हारा उसी में लगा होगा। लाओ इधर बता दे यार, कौन सा वहां ऑनलाइन में कोई सीख ही ले रहा है, बड़ा पैसा दिया नहीं है तो क्या मतलब है सिखाने का, उधर इधर आओ। हाँ और क्या, देखना भी पैसे वाली चीज है, बेहतरीन चीज है दोस्त। RX है, बात समझना, एल्किल हैलाइड है। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या बनाना है इससे तुम्हें? RH बनाना है सर। अब एक बेसिक कहानी हमको सिर्फ इतनी बताना, क्या ये X माइनस यहां से निकल जाए, यही चाहते हो, और H आके जुड़ जाए? बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर ये काम यहां होना है तो इसको निकलने के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? क्योंकि इस पर चार्ज क्या है, इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब ये बताओ, अगर तुम इससे इसको निकाल दोगे तो इसको कुछ व्यवस्था भी तो दोगे कि नहीं कोई बात नहीं उसको हटा दो, हम हैं तुम्हारे पास। तो इसका मतलब तुम कहोगे सर, जिसको अंग्रेजी भाषा में लोग कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे। क्या कराएंगे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, समझना। अब ये न्यूक्लियोफाइल, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? ₹100 इनाम देंगे अगर बता दोगे तो। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? ₹100 दूंगा, पूरी क्लास बता देगी तो पूरी क्लास को दे दूंगा। सोच लो, समझ लो आराम से। अच्छा ये बताओ, इधर ये सब बताया हुआ है, क्या ये बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या देता है? अबे न्यूक्लियोफाइल क्या देता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि नहीं होता है? तो OH माइनस किसी के पास जाके अपना माइनस वाला चार्ज देता है, अमोनिया अपना लोन पेयर देता है। तो ये जो चीज दे रहे वो चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्योर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर पहली चीज इनको क्या दे दो, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, बवाल खत्म। इलेक्ट्रॉन से बड़ा कोई न्यूक्लियोफाइल पैदा नहीं हुआ आज तक। दूसरी कहानी इधर देखो, अब हम बात करेंगे, अगर ये नहीं दे पा रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करने के लिए क्या निकालते हैं? H माइनस। अब सुनिएगा, जितने भी तुम्हारे पास उधर रिएजेंट लिखे हैं जिंक वाले, इन सब में तुमने क्या लिखा है? यहां से लेकर यहां तक वालों में तुमने क्या लिखा है? जिंक। जिंक क्या करेगा? क्या ये बताओ, जिंक इनके साथ मीडियम के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, तो वो बनाने के लिए जिंक को किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा? Zn+2 में। तो ये अपने पास से क्या निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। वो लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसके ऊपर अटैक कर देंगे, कहानी खत्म। दूसरी कहानी, ये सब लोग मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये सारे लोग क्या प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं? H माइनस। बोलो भैया, तो अगर H माइनस ये दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर
या तो 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक करा दो या H माइनस का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इससे आप कर सकते हैं। दूसरी कहानी सर क्या है, आपसे कहा गया कि अगर आप HI ले लेंगे तो एल्केन कैसे बन जाएगा। 7 रिएक्शन तो इसी में लपेट गई हैं। HI कैसे बना दोगे इसको? अरे यहां भी RI है, वहां भी HI है, तो कैसे बनेगा? ये आपके लिए सवाल है, ये सोच के आइएगा, हवाबाजी में निकाल नहीं देना है इसको। क्लियर बात? 2 बजे क्लास रखें काइनेटिक्स के लिए, आओगे कि नहीं आओगे ये बताओ पहले। कितने लोग आओगे हाथ उठाओ पहले। बाकी लोग ऑनलाइन पढ़ोगे है? अच्छा इसी की क्लास रख दें आगे? एक दिन में 2 क्लास नहीं ले पाओगे तो चलो कोई नहीं, आज नहीं लेंगे।